ओके तो पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था हाउ टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एटम के चारों तरफ अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसके रेडियस का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। और अगर आप लोगों को याद होगा तो एक फार्मूला उसमें हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि रेडियस आर इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। और बेसिकली ये कुछ और नहीं था, ये क्या था, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये भी हम लोगों ने देखा था कि जो 0.529 है वो कुछ और नहीं है, आपके हाइड्रोजन एटम के ही पहले ऑर्बिट का रेडियस है। तो इसी चर्चा को आज मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिए थे। तो पहले मैं फटाफट इन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना चाहूंगा और इनके आंसर्स के बाद ही हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो पहले इनके क्वेश्चंस में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बताओ। तो हीलियम के लिए z बराबर 2 और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 1। भाई हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो आपका z 2 हो जाएगा और रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का तो n इक्वल टू 1 आप फार्मूले में डाल दें तो 0.529 इंटू एन की जगह 1 स्क्वायर तो n स्क्वायर बाई z की जगह 2, इतने एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम प्लस 2। अब लिथियम प्लस 2 का z 3 होता है और n बराबर भी 3 आएगा। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। आपको पता है कि हम पहले ऑर्बिट को कहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ पहला ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट, दूसरा ऑर्बिट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और तीसरा ऑर्बिट आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर यहां सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है तो n बराबर 3 फार्मूले में डाल दो, r इक्वल टू 0.529, n स्क्वायर भी 3 स्क्वायर और z की जगह भी 3। तो ये आपका आंसर यहां आ जाएगा। ओके फाइन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस टू सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li प्लस 2, इनका रेडियस का रेशियो निकालना है। ठीक, तो तुम्हारा रेडियस का फॉर्मूला r बराबर क्या है, एक कांस्टेंट k डैश इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अरे k डैश का मतलब वही आपका ना 0.529, तो कांस्टेंट k डैश इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अब अगर तुम हीलियम के लिए कैलकुलेशन करो He प्लस के लिए तो कांस्टेंट k डैश इंटू एन स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 स्क्वायर और z का वैल्यू हीलियम प्लस के लिए 2, भाई एटॉमिक नंबर 2 होता है। और अगर मैं लिथियम प्लस 2 के सेकेंड ऑर्बिट की बात करूं तो k डैश सेकेंड ऑर्बिट मतलब 2 स्क्वायर और z की जगह 3। और अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको रेशियो मिल जाएगा। भाई रेशियो निकालना था ना, तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा दोनों के रेडियस का रेशियो। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन ऑर्बिट रेडियस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। मतलब अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाए, फर्स्ट ऑर्बिट से कहां चला जाए, सेकंड ऑर्बिट में, तो उसके रेडियस में कितना डिफरेंस आएगा, कितना परसेंट डिफरेंस आएगा। तो यार बड़ी सिंपल सी बात है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बराबर हो जाएगा कांस्टेंट k डैश इंटू 1 स्क्वायर बाई जेड। चूंकि एटम के बारे में बताया नहीं गया है कौन है तो मैंने z ही ले लिया है, एटम के बारे में बताया नहीं गया तो मैंने z ही ले लिया है, ठीक है। और रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट जिसमें वो जंप करके जाएगा वो हो जाएगा k डैश इंटू 2 स्क्वायर बाई जेड। तो ये आपका आ जाएगा 4k डैश डिवाइडेड बाई जेड। आप लोगों को पता होगा कि जब भी परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो इसका जो फार्मूला है वो है फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 100। परसेंटेज चेंज फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल है 4k डैश बाई जेड, इनिशियल है k डैश बाई जेड बाई k डैश बाई जेड इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 100। और अब आप लोग इसको सॉल्व करो तो मुझे लगता है आपका आंसर आ जाएगा 300%। उम्मीद है आप लोगों ने किया भी होगा।
और इसका जो आंसर यहां आएगा वो आएगा 300%, 300% आपका आंसर आएगा कि रेडियस में इतना बदलाव होगा। मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, आपको क्लास के बाद पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया कि इनमें से कौन से केस में रेडियस में सबसे ज्यादा बदलाव आएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट से तीसरे में जाए, या तीसरे से दूसरे में जाए, या दूसरे से पहले में जाए, तो कौन से केस में ऑर्बिट के रेडियस में सबसे ज्यादा बदलाव आएगा। देखो, रेडियस ऑफ ऑर्बिट फार्मूला हमारा k डैश इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो अगर आप कैलकुलेशन करो चौथा ऑर्बिट माइनस तीसरा ऑर्बिट का डिफरेंस, चौथे ऑर्बिट और तीसरे ऑर्बिट के साइज का अगर डिफरेंस निकालें तो चौथे ऑर्बिट के लिए k डैश इंटू 4 स्क्वायर बाई जेड माइनस k डैश इंटू 3 स्क्वायर बाई जेड, तो शायद आपको आ जाएगा ये 7k डैश बाई जेड। आपका आंसर क्या आएगा यहां 7k डैश बाई जेड। ऐसे ही अगर आप R3 माइनस R2 निकालें, R3 माइनस R2, तो आपको शायद मिल जाएगा यहां पर 5k डैश बाई जेड, और R2 माइनस R1 निकालें तो शायद मिल जाएगा 3k डैश बाई जेड। और आपका क्वेश्चन था कि इनमें से किस केस में सबसे ज्यादा बदलाव आएगा ऑर्बिट के साइज में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। उम्मीद है कि आप लोगों ने घर पे किया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने, लास्ट टाइम मैंने आपको शो कर दिया था क्वेश्चंस, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने घर पे इसको सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है पिछली क्लास का। और इस क्वेश्चन में देखिए कहता है कि अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का साइज x है तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 बताओ। यार तुम्हारा जो फार्मूला है ना कि रेडियस बराबर k डैश इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, तो ये k डैश ही तो बेसिकली x है ना। अरे जो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस दिया है तुमको k डैश, तो ये k डैश ही तो तुम्हारा k जो है x है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन का। और अब लिथियम +2 का थर्ड ऑर्बिट बताना है तो हो जाएगा x थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 स्क्वायर, और लिथियम +2 का एटॉमिक नंबर 3, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3x। देखिए जब वहां x लिखा है ना तो आपको आंसर x के ही टर्म्स में देना है। भाई हाइड्रोजन का साइज x दिया है तो आपको आंसर x के टर्म्स में निकालना है। तो जरा मुझे ओके करो आप लोग कि यहां तक क्लियर है, मैं आगे बढ़ सकता हूं। ओके, तो अब आज हम लोग आगे बढ़ेंगे डिस्कशन में और बातचीत करेंगे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जरा हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे रेडियस का कैलकुलेशन तो हम लोगों ने कर लिया, रेडियस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमने कर लिए। अब हमें बात करनी है वेलोसिटी को लेकर, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे आएगा। तो चलो जरा हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके नीचे लिखो mvr बराबर n टाइम्स h/2π। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए, अब हम वेलोसिटी का फॉर्मूला डेराइव करेंगे, तो m स्क्वायर v, इनफैक्ट इसकी जरूरत नहीं है, इनफैक्ट तुम बिना इसके भी जा सकते हो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, मतलब इसकी भी शायद आवश्यकता नहीं है। कारण आपको याद होगा तो पिछली बार जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें इक्वेशन 3 जो था वो हमारा था वेलोसिटी स्क्वायर बराबर ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू आर। यहां पर हम वेलोसिटी का भी एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला डेराइव करने वाले हैं। देखिएगा यहां पर हम वेलोसिटी का भी एक सिंपल फॉर्मूला डेराइव करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे। सबसे पहले यहां पर जो r का एक्सप्रेशन है वो डाल दूंगा मैं, तो आ जाएगा m इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4π स्क्वायर ई स्क्वायर m इंटू जेड। ये आपका रेडियस का एक्सप्रेशन था। अब इसमें देखो तुम्हारा एक ये मास कैंसिल हो जाएगा, और बाकी अगर ऊपर ले जाएं तो v स्क्वायर इक्वल टू आएगा 4π स्क्वायर ई रेज टू द पावर 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर एच स्क्वायर। आप चेक करिए आपका ये एक्सप्रेशन आएगा। और अगर स्क्वायर रूट ले लें तो v बराबर 2π ई स्क्वायर z डिवाइडेड बाई एन एच।
v बराबर 2 पाई ई स्क्वायर जेड बाई एन एच, ये आपका एक्सप्रेशन आएगा। अब इस एक्सप्रेशन को भी अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, इस एक्सप्रेशन को भी अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो जरा देखिएगा कि इस एक्सप्रेशन में भी z और n को छोड़ दें तो बाकी ये सब कांस्टेंट है। मतलब तुम लिख सकते हो v बराबर अ न्यू कांस्टेंट के डबल डैश मान लेते हैं इनटू z बाई एन, ऐसा कुछ आएगा। और जहां की आपका जो कांस्टेंट के डबल डैश है वो 2 पाई ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच है। अब यहां पर भी अगर सारा डेटा सीजीएस यूनिट्स में रख दिया जाए, अगर यहां पर भी सारा डेटा सीजीएस में रख दें कि 2 इंटू 3.14 इंटू 4.8 10⁻⁻10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच 6.6 इंटू 10⁻⁻27 और इसको रख दिया जाए तो इसको सॉल्व करने पर आता है करीब 2.2 इंटू 10⁸। ध्यान रखना सेंटीमीटर पर सेकंड आता है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड इसलिए क्योंकि तुम सीजीएस इस्तेमाल कर रहे हो, तो सारा डेटा सीजीएस में रखा है तो आंसर भी तो सीजीएस में आएगा। और एक बार जब ये आ गया तो देखो तुम्हारा वेलोसिटी का जो रिजल्ट आएगा, फार्मूला फाइनली वो क्या आएगा, v बराबर 2.2 10⁸ इंटू z बाई एन सेंटीमीटर पर सेकंड। जरा आप लोग मुझे ये बताओ कि समझ आया यहां तक? जरा मुझे बताइए ये वेलोसिटी का जो फार्मूला आया है रेडियस के जैसा, ये आप लोगों को क्लियर है ना? है ना? वैसा ही कुछ कुछ एक्सप्रेशन यहां भी आ गया है कि कांस्टेंट की जगह 2.2 10⁸ इंटू z बाई एन सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी अलग अलग ऑर्बिट में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मैंने चार्ज की रखी है और h की वैल्यू यहां रखी है वो मैंने सीजीएस सिस्टम में रखी है, जो पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब अगर मैं वेलोसिटी का कैलकुलेशन करने के बाद एक छोटा कैलकुलेशन और है जो मैं चाहूंगा आपको समझा दिया जाए, वो कैलकुलेशन है, जरा देखेगा, कैलकुलेशन ऑफ, ध्यान दो, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन के टाइम पीरियड की बात करें, अच्छा टाइम पीरियड जिसको कैपिटल टी से लिखा जाता है, ये टाइम पीरियड होता क्या है? क्वेश्चन अराइज होता है कि कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपको नोट्स बनाने के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ मिल जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल टी। अब टाइम पीरियड है क्या? तो अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में जिसका रेडियस r है v वेलोसिटी से चक्कर लगाता है, तो टाइम पीरियड का मतलब, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड, कितना समय लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक पूरा का पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। अगर तुम में से कोई मुझे बता सके फार्मूला तो जरा बताइए। अगर रेडियस ऑर्बिट का r है और वेलोसिटी v है तो एक चक्कर में लिया गया समय, टाइम पीरियड कैसे निकालें, क्या फार्मूला होना चाहिए? यस, बिल्कुल सही बात है, आपने जो है श्रुति, आपने सही आंसर दिया है। तो अब अगर इसको मैं कैलकुलेशन करूं, देखो फिजिक्स में भी पढ़ते हो यार कि समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल मींस टाइम बराबर, टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय क्या, वेलोसिटी। तो अगर यहां पर मैं टाइम पीरियड t निकालूं तो टाइम पीरियड t बराबर आ गया 2 पाई r, जो ये चक्कर लगाएगा सरकमफेरेंस, और किस वेलोसिटी से v, किस वेलोसिटी से चक्कर लगाएगा v, तो टाइम पीरियड का ये फार्मूला। अब हम टाइम पीरियड के फार्मूले का भी, टाइम पीरियड के फार्मूले का भी प्रॉपर डेरिवेशन में जा सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन होगा कि ऐसा ना करें। जब भी आपको क्वेश्चन में टाइम पीरियड पूछा जाए तो आप रेडियस निकाल लो ऑर्बिट का और वेलोसिटी, रेडियस और वेलोसिटी दोनों का फार्मूला हम बात कर चुके हैं। तो जब भी क्वेश्चन में टाइम पीरियड पूछा जाएगा
तो बेहतर होगा कि आप रेडियस और वेलोसिटी के फार्मूलों से रेडियस और वेलोसिटी निकाल लीजिए। समझ आई बात? और उसके बाद टाइम पीरियड निकाल लीजिए। हां, एक बात जरूर बताना चाहूंगा, इसके साथ साथ एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि देखो यहां से टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू रेडियस है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और आपको पता है कि रेडियस खुद जो है, आपका जो रेडियस खुद है वो आपका n स्क्वायर बाई जेड पर डिपेंड करता है, और जो वेलोसिटी है वो आपकी z बाई n पर डिपेंड करती है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर रेडियस जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड एंड वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z बाई n। तो यहां से एक फार्मूला मिलेगा, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा यह होगा कि तुम कंपैरिजन कर सकोगे कि टाइम पीरियड। अच्छा एक बात बताओ, इस एक्सप्रेशन को देखते हुए मुझे जवाब दीजिएगा, इस एक्सप्रेशन को देखते हुए मुझे जवाब दीजिएगा कि हाइड्रोजन एटम के पहले और दूसरे ऑर्बिट में टाइम पीरियड कहां ज्यादा होगा? हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट को अगर कंपेयर करें तो टाइम पीरियड कहां ज्यादा होगा? बताइए, सोच के जवाब दीजिए। यस, बिल्कुल सही जवाब आपका, सेकंड ऑर्बिट में। क्योंकि क्वांटम नंबर n या शेल नंबर जितना ज्यादा होगा टाइम पीरियड उतना ज्यादा होगा। ये तो आप समझ ही रहे हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन का जवाब दो। हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट और हीलियम प्लस का फर्स्ट ऑर्बिट, सोच के बताना। हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट और हीलियम प्लस का फर्स्ट ऑर्बिट टाइम पीरियड कहां ज्यादा होगा? हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट और हीलियम प्लस का फर्स्ट ऑर्बिट टाइम पीरियड ज्यादा कहां होगा? यस, बिल्कुल हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट। कारण यह है कि अगर हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का फर्स्ट ऑर्बिट लोगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n जो है वो तो दोनों का सेम हो गया। जब आपने दोनों के फर्स्ट ऑर्बिट को कंपेयर किया तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n तो सेम, तो जिसका एटॉमिक नंबर z ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड कम होगा। हाइड्रोजन और हीलियम प्लस में एटॉमिक नंबर हीलियम प्लस का ज्यादा है तो हीलियम प्लस का टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम पीरियड किसका होगा? हाइड्रोजन का, क्योंकि उसका z का वैल्यू कम है। सो होप कि ये क्लियर है। ओके, एक और लास्ट पॉइंट, फिर आते हैं अगले कैलकुलेशन पर। एक और लास्ट पॉइंट तुम्हारा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। अब क्वेश्चन अराइज होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या है? इसको न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? न्यू। क्या बोलते हैं? न्यू। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जरा डिफाइन करो, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन? बताइए, डिफाइन करिए। हां बिल्कुल, आसमी और श्रुति आपने सही जवाब दिया है, और ऋषि राज ने भी। इनफैक्ट हाँ, सही सोच रहे हैं आप लोग। इनफैक्ट मैक्सिमम लोग सही आप लोग जवाब दे रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। अब तुम खुद ही सोचो यार कि अगर टाइम पीरियड t में एक चक्कर लगाएगा तो एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? 1/t। भाई टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर लगाएगा, तो अगर t टाइम में एक चक्कर लगाएगा तो एक सेकंड में 1/t चक्कर लगाएगा। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड पर सेकंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी, विल बी इक्वल टू 1/t। और यू कैन से फ्रीक्वेंसी is proportional to z square and inversely proportional to n cube। भाई जो डिपेंडेंसी तुम्हारा टाइम पीरियड का था, जो डिपेंडेंसी आपका टाइम पीरियड का था, उसका उल्टा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंसी। जरा आप लोग मुझे ओके करो कि आप लोगों को यहां तक मेरी बात समझ आ गई है। ओके करिए और बताइए कि यहां तक आपको मेरी बात क्लियर हो गई है। तो अब हम लोग जो आगे डिस्कशन बढ़ाएंगे वो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बातचीत करने वाले हैं? कैलकुलेशन ऑफ
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जरा समझिएगा। अच्छा, जब एनर्जी की हम बात करेंगे यहां पर, मतलब हम बात करने वाले हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा उसकी हिसाब जो है एनर्जी क्या होगी। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है और मान लो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है, ठीक है, और ऑर्बिट का रेडियस r है, तो ये तो आपको पता ही है कि एनर्जी का मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv²। भाई अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकालूं तो हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी का आपका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। एब्सोल्यूट का मतलब उसके अपने मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, इस बात पर नहीं कि उसके आसपास के लोगों की वेलोसिटी या मास क्या है। समझो बात को। हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब यह हुआ, एब्सोल्यूट का मतलब यह हुआ, ओके, एब्सोल्यूट का मतलब यह हुआ कि उसका वैल्यू किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जिसका भी काइनेटिक एनर्जी आपको चाहिए, आपको उसका मास और उसका वेलोसिटी चाहिए। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो उसको आप क्या लिख सकते हो? हाफ mv²। और वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद हो, पीछे मैंने पढ़ाया है, ze² डिवाइडेड बाई mr। तो यहां से m कैंसिल हुआ तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ze²/2r। यह आपका हो गया एक्सप्रेशन नंबर 1। अब हम एनर्जी कैलकुलेशन पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, मतलब किसी भी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी उसके अपने मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv² और v² की जगह ze²/mr डाल दिया गया, तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया ze²/2r। होप कि आपको यहां तक समझ आया है। अब आप मुझे यह बताओ जरा सोच के तुम लोग कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो चलो ये ठीक है, फार्मूला मैंने निकाल दिया। कोई मुझे बताएगा इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जरा सोच के बताओ। कोई मुझे बता सकता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? देखते हैं आप में से कौन जवाब देगा। वैसे आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होता है। कोई मुझे बताएगा कि पोटेंशियल एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है? कोई मुझे बता सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो कि एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, वो किसी बॉडी की किस पॉइंट पर, मतलब किस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है, किन चीजों पर डिपेंड करती है? तो ध्यान रहे, यस बिल्कुल, पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि वो नेचर में या यूनिवर्स में या अर्थ के सरफेस पर कहां है, और उसके आसपास का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, या उसके आसपास की जो बॉडीज हैं वो उसके ऊपर कितना अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाती हैं। बात को समझिएगा। किसी भी बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है उसके आसपास के जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं वो सब कितना अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि कभी भी इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए mgh ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं किया जाता है। ये वाला फार्मूला कभी अप्लाई नहीं करते हैं। ये वाला जो फार्मूला है ना, वो एक्चुअली तुम्हारे मैसिव बॉडीज के लिए है। किसके लिए है? मैसिव बॉडीज के लिए, जिनका मास है, ठीक ठाक मास है। जैसे आप मैसिव बॉडीज के लिए क्या कहते हो कि अर्थ के सरफेस पर अगर कोई बॉडी रखा है और इस बॉडी का मास m है और अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली जाती है। ध्यान रखिएगा, यह सिर्फ एक रेफरेंस है। यह सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस है, मतलब माना गया है। देखिए, जब भी कोई रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है तो हमें उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पता ही नहीं होता है कितना होगा। जब भी कोई रिलेटिव प्रॉपर्टी है तो वो रिलेटिव तो दूसरों के साथ डिपेंड करेगा, तो वहां हम हमेशा एक रेफरेंस लेते हैं। तो आप लोग मैसिव बॉडीज के लिए जो फिजिक्स में पढ़ते हो, तो माना जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ 0 है। और अब अगर इस बॉडी को हम हाइट h तक ऊपर ले जाएं
तो जरा मुझे कोई आप में से बताएगा कि जब इसको हाइट h तक ले गए हैं तो किसने काम किया है, बॉडी ने कि हमने? मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम है या वर्क डन बाय द सिस्टम है? क्या कहते हो, वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम? यस, बिल्कुल। तो हमने बॉडी पर काम किया है, बॉडी पर हमने काम किया, हमने वर्क किया, हमने ताकत लगाई और ताकत लगा के ऊपर ले गए। अब पॉइंट है कितना फोर्स और कितना डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब आप वर्क की बात करते हो तो फोर्स आ जाएगा mg। भाई जिस फोर्स के अगेंस्ट आपने काम किया है वो फोर्स है mg, और हाइट h तक आप ले गए हैं तो वर्क हो जाएगा mg इंटू h। इतना एनर्जी तुमने दिया है, लिया नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। इतना एनर्जी बॉडी को तुमने दिया और पहले से कितना था उसके पास, 0। तो अब यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 प्लस mgh। बात को समझिए कि अर्थ के सरफेस पर अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है मैसिव बॉडी के लिए और हाइट h तक ले जाने में वर्क हमने किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और कितना काम किया, mgh, तो मतलब mgh एनर्जी हमने उसको दिया है। पहले से कितना था, 0, दे कितना दिया, mgh, तो बढ़ के कितना हो गया, 0 प्लस mgh। अच्छा सोच के बताओ। अच्छा इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो तुम मैसिव बॉडीज के लिए पढ़ते हो कि हाइट h पर mgh रहेगा, लेकिन ये सिर्फ मैसिव बॉडी के लिए है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे स्मॉलर पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे स्मॉलर पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि अगर अर्थ के सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी जो रेफरेंस 0 है, अगर मैं उसको 10 कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला क्या हो जाएगा, बताओ जरा। अगर मैं अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी यहां 0 जो मानी गई है उसको 10 कर दूं मैं, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी ऊपर क्या हो जाएगा, यस बिल्कुल 10 प्लस mgh। इसका मतलब यह है कि बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, और आपके मैसिव बॉडीज के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, अर्थ का सरफेस। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए, जरा मुझे कोई बताओ जरा सोचकर कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए रेफरेंस क्या माना गया है? किसी को आइडिया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए पोटेंशियल एनर्जी का जो रेफरेंस है वो क्या माना गया है? अगर आप में से किसी को आइडिया है तो बताइए। ओके, तो मैं बताता हूं। देखिए शुरुआत में माना यह गया है कि सारे पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर थे, इनफाइनाइट पर थे, भगवान के पास थे। अरे जो भी कह लो यार लेमन लैंग्वेज में, कि सब भगवान के पास था पहले, बाद में धीरे धीरे पास आया होगा। दोबारा बोल रहा हूं, शुरुआत में यह माना गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एक दूसरे से इनफाइनाइट दूरी पर थे, उनके बीच कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं लग रहा था। तो यहां पर जो रेफरेंस है वो इन्फिनिटी है, जो रेफरेंस है वो भगवान का घर है कि शुरुआत में वहां सब लोग थे और वहां से फिर पास आए होंगे। मतलब इमेजिन ये किया गया कि एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक दूसरे से इनफाइनाइट दूरी पर रहे होंगे, पर वो लाखों सालों में बहुत समय लगा होगा, लंबा समय लगा होगा, अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे के पास आए होंगे। मतलब यहां मान लो एक प्रोटॉन है और यहां इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन है, तो धीरे धीरे अट्रैक्शन लगा होगा और बहुत ज्यादा समय लगा होगा, और फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इसके पास आया होगा और एक निश्चित दूरी तक आने के बाद इसके चारों तरफ डांस करने लगा होगा या रिवॉल्व करने लगा होगा, ऐसे कह लीजिए। तो कुछ इस टेक्निक से शायद एटम बना होगा कि एक प्रोटॉन रहा होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पर बहुत बहुत दूरी पर, उनके बीच अट्रैक्शन बहुत कम था, बट धीरे धीरे ये पास आया और फिर इसके चारों तरफ वो चक्कर लगाने लगा और उससे आपका एटम बना। तो हम यहां पर रेफरेंस ये मानते हैं, जरा सुनिएगा, रेफरेंस ये मानते हैं
कि जरा देखिए, ध्यान दीजिए कि आपका जो इनिशियली इलेक्ट्रॉन है वॉज प्रेजेंट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड देन इट वॉज टेकन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन। मतलब शुरुआत में न्यूक्लियस से इनफाइनाइट दूरी पर इलेक्ट्रॉन था और वहां पर इस पर कोई अट्रैक्शन नहीं था, फिर बाद में धीरे धीरे अट्रैक्ट होकर वो पास आया। तो माना यह गया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी 0 है, यह रेफरेंस है। पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर 0 है और यह रेफरेंस है, इसको ध्यान से सुनना। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इन्फिनिटी पर 0 है ड्यू टू रेस्ट, यह रेफरेंस नहीं है, ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी 0 यह रेफरेंस है, मतलब यह माना गया है कि वहां पर कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी 0 मानी नहीं गई है, यह कहा गया है कि शुरुआत में सब रेस्ट में रहा होगा, इसलिए काइनेटिक 0 होगा और इसलिए टोटल भी 0 होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो रेफरेंस है वो पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी एक रेफरेंस की तरह काम करेगा यहां पर। उम्मीद है कि बात आपको समझ आई। अब जरा सोचेगा कि नाभिक पर, न्यूक्लियस पर चार्ज है Ze। अगर एटॉमिक नंबर Z है भाई, अगर हमारे एटम का जिसकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अगर उसका एटॉमिक नंबर Z है तो उसके न्यूक्लियस पर चार्ज Ze है। शुरुआत में इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट दूरी पर है, तो मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है वो R डैश है, जहां की R डैश टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अरे मुझे कोई डेटा रखना पड़ेगा ना, तो मैंने मान लिया कि शुरुआत में इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट दूरी पर है, उस इनफाइनाइट दूरी को मैंने कहा R डैश, और बाद में वो न्यूक्लियस से R दूरी पर ट्रांसफर हो जाएगा। सुनते रहो। अब तुम लोग मुझे एक बात ये सोचकर बताओ कि जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहां से यहां ट्रांसफर होगा तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन या वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन? सोच के बताओ, सोच के बताइए जरा। इस इन्फिनिटी से जब ये ट्रांसफर होकर ऑर्बिट R में आएगा तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन या वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन? तो जहां तक मुझे लगता है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यह काम अपने आप हुआ है, हम लेकर नहीं आए हैं। एटम का प्रोडक्शन नेचर में अपने से हुआ है। एटम जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस हुआ है, हमने प्रोड्यूस नहीं किया है, यह काम अपने से हुआ होगा, मतलब काम इलेक्ट्रॉन ने किया, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन। तो एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस माइनस वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन? सुनते रहो मेरी बात, जो फार्मूला मैं यहां बना रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पर कितना है? 0, और माइनस वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन। अरे भाई यही माइनस ही तो करोगे ना, शुरुआत में 0 था, उसमें से कुछ खर्चा हुआ, एनर्जी खर्च हुई, क्योंकि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर आते आते जो पोटेंशियल एनर्जी बचेगी वो बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस माइनस वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन। जरा मुझे ओके करो कि यहां तक तुम लोगों को समझ आया है कि नहीं, जरा बताइए। अच्छा, अब हम लोगों को कैलकुलेशन करना है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन। आप एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगातार चेंज हुआ है कि कांस्टेंट है? क्या कहते हो, फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? जब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आया है तो तुम्हारा फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? क्या है, वेरिएबल है ना। और तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स में पढ़ा होगा वर्क कैलकुलेशन में कि अगर आपका फोर्स वेरिएबल है तो फॉर्मूला होता है F डॉट ds, यही होता है ना, इंटीग्रल ऑफ F डॉट ds, क्योंकि तुम्हारा जो फोर्स है वो कैसा है, वेरिएबल, समझते रहिएगा। अच्छा आगे ध्यान देना। अब इसमें अगर मैं डेटा रखूं एक एक करके तो ds की जगह मैं लिख दे रहा हूं dr डैश। अरे एक ही मतलब है, चूंकि मैंने डिस्टेंस को r डैश लिया है तो मैंने dr डैश लिखा है। अच्छा फोर्स कितना होगा, तो सोचो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स का फार्मूला है
फोर्स का तुम्हारा फार्मूला है कांस्टेंट K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला है। तो अगर इस फोर्स को मैं कैलकुलेट करूं, जरा समझिएगा, इस फोर्स को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आएगा कांस्टेंट K, Q1 है ZE, Q2 है E और डिवाइडेड बाई R डैश स्क्वायर। क्यों भाई? न्यूक्लियस पर चार्ज Q1 ZE और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E, तो Q1 Q2 हो गया ZE इंटू E और डिवाइडेड बाई R डैश का स्क्वायर। अगर CGS सिस्टम में लें, CGS में, तो आपको पता है कि CGS सिस्टम में K का वैल्यू 1 होता है, तो तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा ZE स्क्वायर बाई R डैश स्क्वायर। और अगर ये फार्मूला मैं यहां प्लेस करूं तो ZE स्क्वायर बाई R डैश स्क्वायर। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या रखी जाएंगी? कोई बताएगा कहां से कहां तक? भाई इंटीग्रेशन अगर करोगे डेफिनिट, है ना, डेफिनिट इंटीग्रेशन करोगे तो लिमिट्स रखनी होती हैं। तो कोई बता सकता है कि लिमिट्स क्या रखेंगे? तो देखिए, लिमिट्स रखेंगे इनफिनिटी से R। बस शुरुआत में जो R डैश है वो कितना है? इनफाइनाइट। शुरुआत में इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट दूरी पर है, तो R डैश की वैल्यू इनफाइनाइट, और बाद में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के R दूरी पर है, तो इन्फिनिटी टू R। एक लास्ट पॉइंट और, ये वाला जब डेरिवेशन करते हैं, एक्सप्रेशन यूज करते हैं, तो वहां पर तुम्हें जो डिस्टेंस है ना dr डैश, इसका साइन रखना होता है, समझिएगा। dr डैश का साइन जो है वो नेगेटिव है। कैसे? समय के साथ दूरी घट रही है, डिस्टेंस घट रही है ना, डिस्टेंस घट रहा है, तो हमें इंटीग्रेशन में इस dr डैश का साइन रखना पड़ेगा जो कि नेगेटिव है। ये वाला पॉइंट ध्यान देना, वैसे फिजिक्स में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो अब अगर मैं कैलकुलेशन करूं, यहां मैंने नेगेटिव इसलिए लगाया है क्योंकि समय के साथ दूरी घट रही है। अब अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो देखो आएगा माइनस ZE स्क्वायर इन्फिनिटी टू R माइनस 1 बाई, ये माइनस अंदर ही रखते हैं, ठीक है, इस माइनस को चलो अंदर ही ले लेते हैं, माइनस 1 बाई R डैश स्क्वायर dr डैश। आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में कि 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस में अगर है तो इसका इंटीग्रल होता है 1 बाई एक्स। माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? 1 बाई एक्स। तो माइनस 1 बाई R डैश स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 1 बाई R डैश, लिमिट्स इन्फिनिटी टू R। अगर प्लेस करें तो ZE स्क्वायर, एक बार R रखो, एक बार इनफाइनाइट रखो, 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो गया, तो तुम्हारा फार्मूला आ गया ZE स्क्वायर बाई R। सुनते रहिएगा ध्यान से, ये जो फार्मूला आया वो किस चीज का आया है? वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, ये जो फार्मूला आया है ये वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन आया है, मतलब वहां से यहां तक ट्रांसफर होने में इलेक्ट्रॉन को जो काम करना पड़ा, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन, वो आपका फार्मूला है ZE स्क्वायर बाई R। और अभी हमारी बात हुई है कि चूंकि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन, ये आपका बचा हुआ पोटेंशियल एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का। भाई ऑर्बिट में आते आते जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बचेगी वो किसके बराबर होगी? जो थी माइनस जो खर्च हो गई। थी कितनी? 0, खर्च कितनी हुई? ZE स्क्वायर बाई R। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? माइनस ZE स्क्वायर बाई R। जरा आप लोग मुझे बताओ, समझ गए हो ना? हाँ, हो सकता है कि जो लोग क्लास 11 में हैं उनके साथ एक इश्यू है कि हो सकता है ये डेरिवेशन करते समय उसको समस्या हो, तो कोई इश्यू नहीं है। डेरिवेशन तो बाद में जब तुम लोग फिजिक्स में सब पढ़ लोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं है, उसका कोई टेंशन नहीं है। तुम फार्मूला देखो मेनली। तो अब अगर मैं फाइनली रिजल्ट समराइज करूं, अगर मैं फाइनली रिजल्ट समराइज करूं तो देखो, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला था ZE स्क्वायर बाई 2R, पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला है माइनस ZE स्क्वायर बाई R, और टोटल एनर्जी अगर इन दोनों को जोड़ लें तो आएगा माइनस ZE स्क्वायर बाई 2R। ये तुम्हारा तीनों एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा।
ये अभी आपका फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है। दूसरा, क्योंकि इसमें रेडियस रखा है, अभी रेडियस हटाना पड़ेगा। दूसरा एक पॉइंट और है कि कुछ लोगों को अभी लग रहा होगा कि नेगेटिव एनर्जी कैसे हो सकती है, तो मुझे यह भी समझाना पड़ेगा कि नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब है। उस पर मैं अभी आता हूं, डोंट वरी, ठीक है, उस पर भी आ रहा हूं। मुझे तुम लोग ये बताओ बस, इन तीनों में कौन सी एनर्जी का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है? काइनेटिक, पोटेंशियल या टोटल? किसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है? सोच के बताओ। बिल्कुल, अगर आप ध्यान दो तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड का डबल है, और पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है वो टोटल एनर्जी का भी डबल है। बस अंतर ये है, बस अंतर है कि टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का साइन सेम है, इसलिए मैंने मॉड नहीं लगाया, और यहां मॉड लगाया क्योंकि साइन अलग है। तो ये उम्मीद है कि आप लोग समझ ही रहे होंगे। बाकी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम है। अब अगर मैं इसका फाइनल एक्सप्रेशन निकालूं, मतलब यहां पर अगर फाइनल कैलकुलेशन किया जाए, देखेगा जरा, ठीक है, फाइनल कैलकुलेशन किया जाए तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ के पी एंड ई। देखिएगा जरा, तो तुम्हारा फॉर्मूला है कि टोटल एनर्जी बराबर माइनस ZE²/2R। अगर मैं यहां R का एक्सप्रेशन डाल दूं, रेडियस का फॉर्मूला, देखिए यहां पर भी हमें बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन अभी मिलने वाला है। देखिएगा, बाई 2 टाइम्स N²H² 4π² E² M × Z। अब अगर ध्यान दो तो एक तो तुम्हारा यहां पर जो कैंसिलेशन है वो 2 और 4 का है, तो यहां से जो एक्सप्रेशन आएगा टोटल एनर्जी का वो शायद आएगा 2π² e⁻⁴ mz² डिवाइडेड बाई N²H²। इस तरह का एक एक्सप्रेशन आ रहा है। इस एक्सप्रेशन में भी अगर आप देखें, इस एक्सप्रेशन में भी अगर आप देखें तो इतना सारा का सारा टर्म आपका जो है वो कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा, एक नेगेटिव साइन भी था तो उसको साथ में लेके चलिएगा। तो टोटल एनर्जी बराबर आ गया माइनस अ कांस्टेंट के ट्रिपल डैश, के डबल डैश तक लिख चुके हैं तो के ट्रिपल डैश डाल दिया, इंटू Z²/N², जहां की के ट्रिपल डैश का वैल्यू है तुम्हारा 2π² e⁻⁴ m/H²। अच्छा, तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि अगर सारा डेटा मैं यहां सीजीएस में रखूंगा, जरा सोच के बताइएगा कि अगर सारा डेटा मैं यहां सीजीएस में रखूंगा तो इस के डैश का यूनिट क्या आएगा? कोई बता सकता है? अगर सारा डेटा मैं यहां पर सीजीएस में रखूंगा, जैसे पाई का वैल्यू, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मास और एच, ये सारा अगर सीजीएस में रखा जाए तो के डैश का वैल्यू कैलकुलेट होकर, यस बिल्कुल, एनर्जी का यूनिट है ना, और सीजीएस में एनर्जी का यूनिट क्या है? अर्ग्स। तो इसको सॉल्व करो तो आता है 2.18 इंटू 10⁻⁻11 अर्ग्स पर एटम। ये पर एटम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये एक ही एटम के लिए सॉल्व हो रहा है, ये एक एटम के एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, सो पर एटम। या आप लिख सकते हो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। और एनर्जी का एक और इकाई होता है जो थोड़ा और सिंपल है, इसके बारे में मैं तुम लोगों को अगली क्लास में डिटेल्ड डिस्कशन में बताऊंगा, लेकिन वो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सुंदर हो, एनर्जी का एक और इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और इलाबोरेट करूंगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली क्या है, अगली क्लास में और इलाबोरेट करूंगा, ठीक है। बट एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है। तो अगर मैं यहां सॉल्व कर दूं तो 2.18 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग जरा समझने की कोशिश करिएगा, मैं थोड़ा आसान करने की कोशिश कर रहा हूं।
मैं आसान करने की कोशिश कर रहा हूं कि के ट्रिपल डैश, सबसे पहले मैंने सीजीएस में सारा डेटा डाला, उसका आंसर आपका इतना अर्ग आया, उसको मैंने जूल में बदला, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10 की पावर -19 जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो उतने से डिवाइड कर दिया तो मुझे मिल गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6। और अब तुम्हारा जो एनर्जी का फार्मूला है वो देखो ऐसा कुछ आ जाएगा, देखेगा जरा, जो आपका फाइनली रिजल्ट यहां मिलने वाला है, सुनो ध्यान से, क्या आएगा, टोटल एनर्जी ई बराबर -13.6 इंटू Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जस्ट एक यूनिट है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी यही, बस प्लस 13.6 रहता है, Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू इसका डबल होता है और नेगेटिव होता है, सो -27.2 डबल होता है और नेगेटिव होता है, -27.2 इंटू Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या आप लोग मुझे ओके कर सकते हैं इन एक्सप्रेशंस को लेकर कि आपको समझ आ गए हैं? बताइए जरा, क्या कहते हैं? देखिए, फाइनल एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान दो तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो बहुत सिंपल है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो नेक्स्ट टाइम बताता हूं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका ना ही सीजीएस यूनिट है ना एसआई यूनिट है, तो मैंने ये जो फार्मूला लिखा है वो ना एसआई यूनिट है ना सीजीएस यूनिट है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हां, तुम चाहोगे तो उसको एसआई यूनिट या सीजीएस में बदल सकते हो, वो अलग बात है। सबसे पहले अब यहां पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, सबसे पहले यहां पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, समझो कि हमने यहां पर कैलकुलेशन में देखा है अभी मीनिंग ऑफ नेगेटिव एनर्जी क्या है। मीनिंग ऑफ नेगेटिव एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है यहां जो आप देख रहे हैं, जो आपने कैलकुलेशन किया है, वहां पर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब है? तो एक बात आप लोगों को पता होगी, एक बात आप लोगों को पता होगी कि जो स्टेबिलिटी है, किसी चीज की जो स्टेबिलिटी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। मतलब कोई भी बॉडी चाहती है कि उसका एनर्जी घट जाए, क्योंकि एनर्जी घटने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। एक बड़ा सिंपल और साधारण सा एग्जांपल लूंगा तो कहूंगा इस पेन को अगर मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे की तरफ भागता है, ये पेन छोड़ने पर नीचे की तरफ भागता है, तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर केमिस्ट्री को समझाना होगा तो वो कहेगा कि ये पेन ऊपर से नीचे इसलिए आता है क्योंकि ऊपर हाइट पर इसकी एनर्जी mgh है और नीचे आएगा तो एनर्जी कम हो जाएगा, और एनर्जी कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा जो एनर्जी और स्टेबिलिटी है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अब जरा ये बताओ, जरा सोचो कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका टोटल एनर्जी यहां इनफाइनाइट पर टोटल एनर्जी 0 था, और ऑर्बिट में ट्रांसफर लेने के बाद टोटल एनर्जी -13.6 Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बस मुझे तुम ये बताओ जरा कि इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 है और ऑर्बिट में एनर्जी नेगेटिव है, तो बताओ एटम कहां ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कहां ज्यादा स्टेबल है, इनफाइनाइट पर कि एटम के पास? बताइए जरा सोच के। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इनफाइनाइट पर स्टेबल है कि ऑर्बिट में स्टेबल है? यस, डेफिनेटली ऑर्बिट में स्टेबल है, क्योंकि ऑर्बिट में एनर्जी कम है और वहां एनर्जी इनफाइनाइट पर ज्यादा है, और शायद इसीलिए इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से ट्रांसफर होकर ऑर्बिट के पास आया होगा। इसीलिए तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से ट्रांसफर होकर ऑर्बिट के पास आया होगा, नहीं तो वो ऑर्बिट के पास आता ही नहीं। तो आप कह सकते हो कि नेगेटिव एनर्जी मतलब लिटरली नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव ये आपको समझा रहा है कि इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में ऑर्बिट में एनर्जी कम है और स्टेबिलिटी ज्यादा है। अरे यार, तुमको अगर लगता है कि यार नेगेटिव नहीं लाना है मुझे, तो रेफरेंस बदल दो ना। तुमने रेफरेंस 0 ले रखा है, तुम रेफरेंस बदल दो,
तो एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है। तो बात यहां प्लस या माइनस की नहीं है, ये नेगेटिव हमको सिर्फ ये बताता है कि इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में यहां पर लोअर एनर्जी है और कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ। तो आप कह सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप कह सकते हैं नेगेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन्स द इट्स स्टेबिलिटी। आप कह सकते हैं नेगेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन्स इट्स स्टेबिलिटी इन ऑर्बिट, इट्स स्टेबिलिटी इन ऑर्बिट। नेगेटिव है, कम है, और शायद इसीलिए ऑर्बिट में रह पा रहा है। तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर डालो जल्दी से, लिखो जरा, कैलकुलेट एनर्जी, लिखे कैलकुलेट एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सॉल्व करो जरा इस क्वेश्चन को, चलो जल्दी से सॉल्व करो। कैलकुलेट एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालो टोटल, जरा जल्दी से सॉल्व करें। ओके, तो फॉर्मूला लगा दो, E इक्वल टू -13/6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -13/6, हाइड्रोजन के लिए जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर, एन स्क्वायर भी 1 स्क्वायर, तो आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि -13.6 जो है ना का, इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हो ना कि -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसकी जगह ये भी लिख सकते हो। इसकी जगह क्या लिख सकते हो? इसकी जगह लिख सकते हो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, this multiplied by z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जरा बताओ, सहमत हो इस बात से? मतलब ये करेक्ट है ना जो मैंने लिखा है, कि चाहे -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिखो, और या फिर आप -13.6 की जगह लिख दो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये मैंने यहां पर कैलकुलेशन आपको सिखा दिया है। हालांकि हमें इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे ना तभी हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। फिलहाल आप लोग एक क्वेश्चन ये सॉल्व करो, लिखो जरा, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He+। चलो एक ये क्वेश्चन सॉल्व करो, और एक क्वेश्चन और सॉल्व करो कि इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज x, देन फाइंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2। चलो जरा ये दो क्वेश्चन सॉल्व करो। सेकंड में है इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x, मतलब हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी x हो तो काइनेटिक पोटेंशियल टोटल एनर्जी कितनी होगी लिथियम +2 के फर्स्ट ऑर्बिट में। चलो सॉल्व कर डालो जल्दी से, देखते हैं आपने क्या सीखा।
ओके, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, अगर यहां टोटल एनर्जी निकालें तो -13.6 जेड स्क्वायर, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एन स्क्वायर सेकेंड ऑर्बिट तो 2 स्क्वायर, तो फिर से -13.6 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ऑब्वियसली, ठीक है। तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी टोटल यही होगी, बस साइन बदल जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल होगा और नेगेटिव रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगर हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी x है, अगर हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितना है, x है, तो यार बड़ी सिंपल से बात है कि लिथियम +2 के लिए फॉर्मूला लगाओगे टोटल एनर्जी, तो हाइड्रोजन का x, अब टेंशन मत लीजिएगा, अगर उसने x लिखा है टोटल एनर्जी, इसका मतलब ये नेगेटिव साइन के साथ रहा होगा, तो उससे हमें लेना देना नहीं है। हमने हाइड्रोजन की टोटल एनर्जी लिख दिया x इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, लिथियम +2 का जेड स्क्वायर 3 स्क्वायर और एन स्क्वायर फर्स्ट ऑर्बिट है, तो आंसर आ गया 9x। तो तुम्हारा फिर काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट साइन के साथ -9x, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, डबल लेकिन सेम साइन के साथ, तो 18x। अब तुम में से ये कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि यहां पर काइनेटिक नेगेटिव दिख रही है, काइनेटिक नेगेटिव नहीं है, एक्चुअली जो x का वैल्यू होगा वो खुद ही नेगेटिव होगा, जो x है ना x, वो खुद ही नेगेटिव होगा, तो अल्टीमेटली टोटल और पोटेंशियल ही नेगेटिव आएगा, काइनेटिक पॉजिटिव आएगा। लेकिन चूंकि मुझे x के टर्म्स में लिखना है इसलिए मैंने एज इट इज डाल दिया वहां पर, ठीक है, कि आपका जो टोटल हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में है वो है x, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो 9x, टोटल एनर्जी 9x। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है लेकिन साइन अपोजिट होता है, तो अगर ये +9x है तो ये -9x, और पोटेंशियल एनर्जी टोटल का डबल भी होता है और साइन सेम होता है, तो इसलिए अगर ये +9x है तो यहां डबल करके +18x कर लिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, क्या कहते हो, क्लियर है ना? तो ये आज का जो कैलकुलेशन हम लोग था, मेनली ये जो आज का हमारा कैलकुलेशन था वो मेनली हम लोग एनर्जी को लेकर कर रहे थे। इनफैक्ट अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें और कई सारी बातें हैं एनर्जी पर बेस्ड ही जो हमें अभी करनी है। एटलीस्ट 1 से 1.5 लेक्चर अभी हम और बात करेंगे, तब जाके हमारा ये एनर्जी कैलकुलेशन खत्म होगा। तो आज का हमारा जो कैलकुलेशन है वो मेनली एनर्जी को लेकर था जो यहां पर खत्म हुआ। ओके।